का अगर आप अप्रोच देखें वो बहुत डिफरेंट है। वो उस तरह का हमने इनफैक्ट गवर्नेंस नहीं देखा, उस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखी किसी भी सरकार में पिछले 35 साल में। और अब जब प्राइम मिनिस्टर को एडजस्ट करना पड़ रहा है, 240 नंबर ऑलरेडी इतना नीचे चला गया बीजेपी के लिए कि उनको एडजस्ट करना, और एलाइज की जितनी भी डिमांड्स है बहुत सारी इसमें अनरीजनेबल डिमांड्स भी होंगी, बहुत सारी डिमांड्स इसमें रीजनेबल भी होंगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को की मतलब बैलेंस कैसे बनाते हैं, हाँ, ये एक एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक है। मैं अनिल दुबे आरएलडी के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल दुबे जी, जैसा कि हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, अभी तो एनसीपी अजीत पवार गुट का जो है उसका विवाद सामने आया है। मुझे लगता है कि जो भी दल इस समय साथ आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, कहीं ना कहीं सभी अपने लिए सबसे अच्छा पद चाहते हैं, सबसे बड़ा पद चाहते हैं, और यही दिक्कत होती है गठबंधन की सरकार की, यही सबसे बड़ी मजबूरी होती है। देखिए शोभना जी, जहाँ तक गठबंधन में और राष्ट्रीय लोकदल की बात है, राष्ट्रीय लोकदल ने अभी चुनाव के पहले एनडीए में शामिल हुआ है। एनडीए के साथ हम लोग गए और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने मिलकर के चुनाव लड़ा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे एनडीए ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पे हम लोग रहे। हम लोग हमारी ना तो हमने कोई किसी शर्त के साथ ना हम शामिल हुए, ना हमने कोई शर्त रखी। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो काम है, जो जिन कामों को लेकर के वो चुनाव के बीच में गए थे, और जिन कामों को उन्होंने पहले किया था और जिन कामों को वो करना चाहते हैं, राष्ट्रीय लोकदल उन कामों को सहयोग करेगा, उन कामों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। जिस विकसित राष्ट्र की परिकल्पना वो कर रहे हैं उसको हमारे नेता मतलब जैन चौधरी को हम मंत्रिपरिषद में देख रहे हैं। हाँ, नहीं तो जो माननीय जयंत चौधरी जी भी का जो विजन है वो किसानों के और नौजवानों के लिए। महेश चौहान जी, मुझे लगता है कि एनसीपी के प्रवक्ता काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मसला एनसीपी का, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। जी जी, महेश चौहान जी मंत्रिपरिषद में रह करके वो मतलब ऐसा तो कहीं है नहीं कि अगर कोई पहले, वाजपेयी साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। महेश चौहान जी, ऐसा तो कहीं है नहीं कि अगर कोई पहले कैबिनेट पोर्टफोलियो किसी का रहा है वो राज्य मंत्री बन जाए तो कोई दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अभी तो कहते हैं ना कि श्री गणेश ही हो रहा था, आपने पहले ही कह दिया कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हम अभी इंतजार करेंगे। ये तो वैसे ही हो गया, बस इस कुर्सी पे मैंने रुमाल रख दिया तो अब तो ये मेरी है कुर्सी। देखिए शोभना जी, ये तो किसको कौन सा पोर्टफोलियो देना, ये पूरा प्रधानमंत्री जी का अधिकार है। और प्रधानमंत्री जी को अगर लगा होगा कि अजित पवार गुट का इंपॉर्टेंस इतना ही है कि उनको राज्य मंत्री पद ही दिया जाए, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। फिलहाल अभी सबसे पहली बात तो अभी नई सरकार बननी जा रही है, हम उन्हें शुभकामनाएं देते। तीसरी बार एनडीए सरकार बनाने जा रही है, लेकिन मुद्दे वही है जो पहली बार थे, वही मुद्दे आज भी है, महंगाई, बेरोजगारी। लेकिन महेश जी एक सीट लेकर, अब तो पोर्टफोलियो पर बात है। एक सीट लेकर आप मतलब पोर्टफोलियो पे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इनका काम है कि जो मुद्दे हैं वो अब देखिए हमारे साथ जीतन राम मांझी के भी प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए, उनकी पार्टी के श्याम सुंदर शरण जी, ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो मिल जाएगा हमें मंजूर। इनकी भी एक ही सीट है, आपकी भी एक सीट है, लेकिन आप पोर्टफोलियो पर नाराज हो गए। महेश जी, आवाज आ रही है? मुझे लगता है एक ही वाजपेयी साहब बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ये मेरे लिए सवाल था। जी 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 महेश जी, पूरी कीजिए अपनी बात। हाँ, तो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी बहुत सारी चीजें सामने आने वाली है। जैसे कि अभी जेडीयू है या टीडीपी है, उनको भी कितनी मिलेगी प्रोफाइल्स, कितने मंत्री पद मिलेंगे, उनका भी रिएक्शन ऊपर आएगा। तो ओके, ठीक है महेश जी, आएंगे आपके पास। एक बड़ी खबर एनसीपी से ही जुड़ी हुई आ रही है, वो ये कि जो पेशकश की गई थी वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की गई थी, और उसके लिए प्रफुल्ल पटेल का नाम फाइनल था। ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने ऑफर दिया था, प्रफुल्ल पटेल का नाम फाइनल था, अंतिम था कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आप बन जाइए। हालांकि पहले वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उन्हीं की तरफ से कहा गया कि मैं ऑलरेडी कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं, तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा कि वो अब राज्य मंत्री बने। उन्होंने कहा कि मैं इंतजार करूंगा, तो अब शायद उनसे कहा गया कि ठीक है, अगले विस्तार में हम आपको देखेंगे।
लेकिन विस्तार की कितना समय लगता है विस्तार में, क्या उसके बाद वो पोर्टफोलियो मिल पाएगा या नहीं मिल कुछ पाएगा? कहना चाहते हैं भाई, पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके थे, अब राज्य मंत्री नहीं बनना है। सालों से जानता हूँ और प्रफुल्ल पटेल जी 7.5 साल सिविल एविएशन मंत्री थे यूपीए की सरकार में, और बहुत सफल सिविल एविएशन मंत्री, सफल क्योंकि जिस सिविल तरीके से एविएशन प्राइवेटाइज मंत्री कर कर सारे एयरपोर्ट्स को बनाया गया, वो इतने यूपीए की एक बहुत बड़ी लंबे उपलब्धि पीरियड रही। के लिए किसी को सिविल एविएशन पोर्टफोलियो नहीं मिला था। पवार साहब खुद एग्रीकल्चर में 10 साल थे और ये 7.5 साल के करीब सिविल एविएशन के मंत्री थे। तो मतलब स्वाभाविक है कि जो आदमी पहले कैबिनेट मंत्री रहा हो उसको एमओएस बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कि अब जो मुख्यमंत्री रहा उसने उप मुख्यमंत्री की शपथ मतलब ली। वो तो कम है ना पार्टी की। हाँ, अगर बिल्कुल, एक पैरामीटर है, ये तो अगर सीटों का गणित है। आरएलडी को 2 सीटें मिली हैं, लेकिन आरएलडी को 2 सीटें मिली तो उसके बाद भी उनको एमओएस ही बनाया जा रहा है जयंत चौधरी की। राजीव जी क्या कह रहे हैं, कहिए। हाँ नहीं, राजीव रंजन जी आप कुछ कह रहे हैं। हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है किस पॉलिटिकल पार्टी को क्या मिल रहा है, लेकिन अब सवाल है कि अगर पीयूष गोयल जी किसी वजह से नहीं आएंगे तो फिर पार्टी कोई दूसरा नाम तय करेगी। विकल्प तो अभी भी खुले हैं, लेकिन आज ये बेहद महत्वपूर्ण क्षण है। आज देश को एक बड़े फैसले का जिसका इंतजार था आज वो पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं और जिनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो ईमानदारी से वो पूरा करें, ये पूरा देश भी चाहेगा। इसलिए ऐसे सवालों का समाधान आने वाले समय में, गठबंधन राजनीति में अस्वाभाविक नहीं, ऐसी बातें उभरती हैं, उनका समाधान ढूंढना होगा और समाधान ढूंढ AK वाजपेयी सर का भी रुख कर लेते हैं एलजेपी से। AK वाजपेयी सर, जो बात हम कह रहे हैं कि मतलब बिहार की बल्ले बल्ले इसलिए भी है कि वाजपेयी साहब से शायद संपर्क हमारा टूट गया है। हाँ। ठीक है राजीव, पंकज जी ये जो भी कुछ शुरू हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया हो रहा है। जब यूपीए की सरकार 2 टर्म रही, आपने खूब सरफुटअव्वल देखी, खूब फजीयतबाजी देखी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत आसान नहीं होगा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी आने वाला सफर। नहीं, ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किए सिर्फ फुटअव्वल और फजीहतबाजी, ये पहले दिन इस तरह से शुरू हो जाए ये बड़ा गंभीर है। ये संदेश बहुत गहरा है। देखिए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, मुस्कुरा रही है जवाब देने के लिए। आरटीटी को आऊंगी आपके पास, पहले पंकज जी अपनी बात पूरी कर लें। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, नहीं मुख्यमंत्री रह के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। बाबूलाल गौर थे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, बाद में मुख्यमंत्री पद से हटके मंत्री बन गए दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में। पंकज जी, तो ये तो अपनी तरफ से उदारता दिखानी चाहिए थी, नहीं दिखाई गई। इसमें बहुत भारी संदेश है। प्रेम शुक्ला का मैं रुख करूंगी। प्रेम शुक्ला, इस समय जो हम मंत्रिमंडल की जो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है उसमें कई ऐसे पुत्र हैं जिनके पिता राजनीति में है, तो परिवारवाद का आरोप लगना आप बंद करेंगे या अभी उस पर जारी रहेगा वो आरोप? क्योंकि कई सारे ऐसे पुत्र हैं जो इस समय मंत्रिमंडल में जगह लेने जा रहे हैं, नाम अब आपको सब पता ही है। शोभना जी, ऐसा कोई पुत्र नहीं है जो जन्मते ही, जो उसके जन्म लेते ही प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित हो जाए राहुल गांधी की तरह। ऐसा कोई पुत्र नहीं है कि जो जन्मते ही मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी हो जाए, चचा को गच्चा दे दे और अब्बा से माइक छीन ले। ऐसा कोई तो 2009 में क्यों नहीं राहुल गांधी योग्यता के आधार पर किसी भी वंश को 2009 में राहुल गांधी क्यों नहीं प्रधानमंत्री बने थे? प्रेम शुक्ला जी, अगर वो उतने बड़े कैंडिडेट थे कि वो पैदा होते ही वो कैंडिडेट बन गए थे प्रधानमंत्री के, तो 2009 में तो अच्छा खासा मैंडेट के साथ सरकार बन रही थी यूपी। क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उनकी मम्मी की भी हिम्मत नहीं हुई थी, और क्योंकि उनकी मम्मी को जो है शपथ दिलाने से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि इटालियन नागरिक थी वो, और उनका डबल पासपोर्ट का इश्यू था। एपीजे अब्दुल कलाम ने मना कर दिया था। मेरा आरोप नहीं है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, और पंकज जी भी आज तक इसे खंडन नहीं करते। अच्छा चलिए प्रेम शुक्ला जी, वो तो इतिहास हो गया। मुझे ये बताइए कि जैसा कि यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार पंकज जी कह रहे हैं कि साहब पहले ही दिन इस तरीके के विवाद होना, ये थोड़ा सा मतलब जिसको कहे कि चिंता पैदा करता है। कोई विवाद नहीं है, पंकज जी को छिद्रान्वेषण करना पड़ रहा है। पिपीलिका शोधन, जब इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने सारे लोगों को बुलाया कि आके देखिए इसमें कोई दोष तो नहीं है। कोई दोष निकालने नहीं खड़ा हुआ। चींटी ने कहा इसमें छिद्र नहीं है, मैं कहां रहूंगी। तो पिपीलिका शोधन करना कांग्रेसियों का धर्म है, वो करते रहे। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पंकज जी, अगर प्रेम शुक्ल जी की भाषा में 240 सीटों के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है
तो मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है और सरकार के लिए बहुत गंभीर खतरे आने वाले दिनों में आने वाले। चलिए, लेकिन देखिए आज अच्छी बातें करेंगे। आज लोकतंत्र के पर्व का बहुत खूबसूरत दिन है और ये खूबसूरत दिन इसलिए है कि बहुमत के साथ एक सरकार बनने जा रही है। बहुमत के साथ एक सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इतिहास रचा है। तीसरी बार वो फिर बहुत लंबे अरसे के बाद, भाई पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के बाद अगर कोई आज के युग में प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने जा रहा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरती टिक्कू जी रिएक्ट करना चाह रही थी पंकज जी की बात पर। हाँ, पंकज जी की बात पे कुछ कहना चाह रही थी आरती जी आप। देखिए, ये तो काफी नेचुरल है कि इस सरकार की स्टेबिलिटी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है उसकी। वो इसलिए क्योंकि जब नंबर नहीं है आपके पास, आप चाहे कोई भी जस्टिफिकेशन दीजिए, आप अच्छी बातें कीजिए, लेकिन सच तो ये है कि बीजेपी के पास अपनी बहुमत नहीं है। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा बीजेपी को भी और हम सबको भी कि बीजेपी की अपनी बहुमत नहीं है, ये कोएलिशन सरकार है। हमने देखा है वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार थी, 13 महीने की सरकार थी, तो वो वाजपेयी जो सबको लेके इकट्ठे लेके चलते थे, वो वाजपेयी जिनके साथ किसी को कोई मतभेद नहीं था। इनफैक्ट वो तो यही माना जाते थे कि वो कांग्रेस के ही व्यक्ति बीजेपी में है। तो वो व्यक्ति होने के बावजूद जो सबको लेके चलते थे, साथ लेके चलते थे, उनकी कोएलिशन सरकारें टिकी नहीं। ठीक तो है, राजकिशोर जी, ये चिंता का विषय रहेगा। राजकिशोर जी, मतलब जो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का एक बड़ा सशक्त उदाहरण दिया है, लेकिन उसी में आप मनमोहन सिंह को भी देखिए, दो बार उन्होंने और बड़ी सफलतापूर्वक चलाया। दरअसल मैं यही कहना चाह रहा था कि देखिए इस देश में पहली बार गठबंधन सरकार का अगर ये मैं कहूं कि मर्म समझाया अटल बिहारी वाजपेयी ने। जब पहले 13 दिन 13 महीने जो भी रहा, लेकिन उसके बाद 4.5 साल 6 महीने पहले उन्होंने चुनाव करवा दिया था, वो अलग बात है। उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार में जब पहली बार बनी थी तो 145 सीटें थी मात्र, दोबारा 206 सीटें आई थी और यूपीए की सरकारों ने पूरा कार्यकाल किया। और ये वो सरकारें थी जिसमें लालू यादव के खिलाफ जब वो अध्यादेश आया था तो वो फाड़ भी दिया गया था और उस समय लालू प्रसाद यादव बहुत मजबूत भी होते थे। उसके बाद भी क्या होता है, केंद्र में जब एक बार सरकार बन जाती है तो तमाम जो हित जो होते हैं तमाम राजनीतिक दलों के, उनको भी दिखाई पड़ते हैं। सवाल यह है कि सरकार तब अस्थिर होगी जब दूसरी तरफ जाने से क्या उनको लगता है कि उनको उससे ज्यादा पर्याप्त मौके मिल पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता है कि सरकार को लेकर बहुत दिक्कत आने वाली, लेकिन जो बात पंकज जी कह रहे हैं महत्वपूर्ण है, एटीट्यूड और किस तरीके से सबको साथ लेकर चलना। चूंकि 2 बार से जिस तरीके से सरकार चल रही थी उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है। संदीप जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप जी, आप तो अटल जी की सरकार की बात कर रहे हैं, नरसिम्हा राव जी की सरकार भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। प्लीज अंडरस्टैंड, ही ओनली हैड 235 एमपीज। और अगर आप यूपीए देखें तो पहले सिविलियन न्यूक्लियर डील के ऊपर लेफ्ट चला गया, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के डिसइन्वेस्टमेंट पे डीएमके छोड़ गया, रेलवेज के ऊपर ममता बनर्जी छोड़ गई, मगर वो कोalition धर्मा ऐसा था कि 10 साल पूरे सरकार चली। अब जैसे आरती ने भी बोला है और जैसे बाकी लोग भी बोल रहे हैं, आपका जो माइंडसेट है वो ऐसा है कि आप एक कोalition गवर्नमेंट चला सकते हैं कि नहीं, ठीक है। मतलब आप कुल मिलाकर जिस तरीके की पिछले 10 सालों की राजनीति, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, आप उसकी ओर इशारा करें। जूही सिंह मेरे साथ समाजवादी पार्टी की नेता जुड़ी हुई हैं। जूही सिंह, यहाँ पर जो तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए, जिस मुद्दे पर, जिस पॉइंट पर वो अपनी बात कह रहे हैं, उसमें आपका क्या एडिशन है, आप क्या कहेंगी? शोभना जी, कहीं न कहीं जनमानस से जो जुड़े मुद्दे हैं उनको नजरअंदाज तो किया ही गया है जो पिछली सरकारें हैं। और नंबर कुछ भी हो, संसद में एक मजबूत विपक्ष आज खड़ा है। अगर उन मुद्दों को पिछली बार की तरह ही अंडर द कार्पेट सरकार डाल देगी तो सरकार की स्टेबिलिटी पे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जनता तो सवाल पूछेगी और आपकी जवाबदेही है। आई होप कि वो प्रधानमंत्री का संबोधन जो मिस्ट्री क्रिएट होता है कि रात के 8 बजे, वो नहीं होगा। बाकी संसद है, आज नई सरकार बन रही है, हमारी शुभकामनाएं हैं। उत्तर प्रदेश ने एक ऐतिहासिक जनादेश दिया है और बहुत सारी सीटें, मैं बताना चाहूंगी कि इंडिया गठबंधन ने बहुत सारी सीटें बहुत कम नंबर से हारी हैं।
तो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी सहयोगी दल जो वही बातें कहते थे जो हम कहते थे, जैसे जाति जनगणना, पुरानी पेंशन योजना, अग्निवीर का खत्म होना, वो तो हम संसद में उठाएंगे ही कि उस पर इनका क्या स्टैंड होगा। अभी तो सब लोग देश हित में समर्थन दे रहे हैं, तो देश हित का मतलब जनहित भी होना चाहिए और इसका वो मुझे तो लग रहा है कि देश हित में विपक्ष जो है वो इस कोशिश में पहले दिन से ही जुट गया था कि कैसे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोका जाए। मेरे साथ श्याम सुंदर सरन जी, आप मुझसे सहमत हैं? देखिए, मैं ये जो बातें इन लोगों ने की कि ये सरकार कितनी दिनों तक चलेगी या नहीं चलेगी, तो वो उनका काम है, विपक्ष का काम है कयास लगाना। मैं तो पहले दिन से देख रहा हूं कि विपक्ष एकजुट रह पाएगा कि नहीं, पहले उसकी चिंता करनी चाहिए। ममता दीदी इनके साथ चुनाव लड़ी नहीं, उनकी भी संख्या को इन लोगों ने गिन करके 234 बता दिया। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, केजरीवाल जी पंजाब में साथ में नहीं लड़े, दिल्ली में लड़े, और जैसे ही रिजल्ट हुआ कल होकर के कह रहे हैं कि हम अगला विधानसभा का चुनाव हमारा कोई समझौता नहीं, हम केवल लोकसभा तक समझौते पड़ते। ये लोग जो सत्ता लोलुप हैं, जो सत्ता के लिए इधर से उधर, केजरीवाल जैसे लोग हैं जो अपने बच्चों के सर पे हाथ रख करके फिर कांग्रेस पार्टी से समझौता करने वाले लोग हैं। तो देश में जो राजनीति है, सबसे स्थिर राजनीति जो है, आप जिस पर सवाल कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा इसमें गुरेज लग रहा है। देखिए, स्थिर राजनीति तो अगले 5 साल में पता चलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि आज अगर किसी बात की तारीफ होनी चाहिए तो वो ये कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत हुआ है संसद में, और ये बहुत जरूरी है। मेरा देखिए, इस पर एक आपत्ति मेरी रहती है, विपक्ष हो या कोई सत्ता हो, केवल संख्या से कोई मजबूत हो जाए और संख्या से कोई कमजोर हो जाए, मुझे नहीं लगता। संसद में राम मनोहर कोई बिल पास कराना है तो वो संख्या से पास होगा, और अगर कम है गणित तो फिर राम मनोहर लोहिया जी ने कितने बिलों को पास कराया, तो क्या कोई लोहियाबाद का युग आ जाएगा फिर क्या? राम मनोहर लोहिया ने कभी कोई, हमें नहीं लगता, पूरी जानकारी मुझे नहीं होगी। सुशीबेन शाह भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, शिवसेना की स्पोक्सपर्सन है सिंधे गुट की। सुशीबेन शाह जी वो चली गई है, वो चली गई है। AK वाजपेयी सर शायद अभी हमारे साथ वो भी नहीं है। चलिए राजीव रंजन जी, आप जवाब दीजिए जो अभी श्याम सुंदर सरन सिंह ने कहा। देखिए, श्याम सुंदर सरन जी ने जो एनडीए के एक स्पोक्स पर्सन को बोलना चाहिए वही उन्होंने कहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि इस जनादेश ने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। एक मजबूत सरकार, दूसरी तरफ सशक्त विपक्ष, और लोकतंत्र को सशक्त विपक्ष की भी आवश्यकता है। इसीलिए आने वाले समय में जी जो पार्लियामेंट में अगर इसको सकारात्मक तरीके से दोनों पक्ष लेकर के चलेंगे तो निसंदेह ये एक कालखंड देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है और गौरवशाली हो सकता है। TDP के प्रवक्ता का भी रुख कर लेते हैं, प्रेम कुमार जैन जी का। प्रेम कुमार जैन जी, ये स्पेशल स्टेटस की मांग बिहार और आंध्र प्रदेश की तो काफी पुरानी है। ये तो अटल जी के समय भी उठती थी कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। सरकारें आई गई, 2 टर्म भी हो गया एनडीए गवर्नमेंट का, लेकिन मिला नहीं। आपको लग रहा है कि इस बार 2024 में हालात बदले हैं और इस 5 साल के टेन्योर में आपको वो मिल जाएगा जिसकी चाहत आप अरसे से पाल रखे हैं? सबसे पहले मेरा विनम्र अनुरोध है, और मैं जी न्यूज पे पहले भी 2-3 बार शिकायत दर्ज करा चुका हूं कि गठबंधन की सबसे बड़ी सेकंड पार्टी होने के बाद भी हमको सबसे कम समय दिया जाता है। अच्छा, आपका प्रश्न ये है, संसद नहीं है ना, ये स्टूडियो है। लेकिन चलिए, आपकी जो शिकायत है हम उस पर क्षमा चाहते हैं, और अब आप अपनी बात तसल्ली बख्श तरीके से रखिए। मैं वही बोलना चाहता हूं कि जहां तक प्रश्न है कि स्पेशल स्टेटस का, स्पेशल स्टेटस के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। देखिए, गठबंधन का मामला है, अभी पहले शपथ समारोह पूरा हो जाए, हम अभी से हर तरह की बातें बता के लड़ाई झगड़ा या उस तरह की सब नहीं इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन संभवतः चंद्रबाबू नायडू साहब इतने सक्षम और इतने तजुर्बे वाले नेता हैं कि वो जरूर आंध्र प्रदेश के स्पेशल स्टेटस को प्राप्त करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आंध्र प्रदेश 5 साल के अंदर 10 साल पीछे हो गया, हमें उस आंध्र प्रदेश को वापस अपने पटरी पर लाना है।